हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 अंकों वाले, यानी आपका जो क्लास 12 बायोलॉजी में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इसमें हमने आपको इसके पहले भी कई सारे 2-2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी आपके एनुअल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट रूप से यहां से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, तो परजीवी जीवाणु आपको समझना है, यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो परजीवी जीवाणु का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के डीएनए में हम किसी बाहरी जीन को ला करके प्रवेश करा दें, और जिस बाहरी जीन को ला करके हम किसी बैक्टीरिया के जीनोम में प्रवेश कराएंगे या डीएनए में प्रवेश कराएंगे, वो बाहरी जीन अपना लक्षण भी क्या करे, व्यक्त करे। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये मान लीजिए क्या हो गया, इसका डीएनए हो गया। ठीक, तो बैक्टीरिया का ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। ठीक, ये डीएनए हो गया। अब इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर हम क्या करें, किसी बाहरी जीन को ला करके, ये हमारा मान लीजिए क्या है, बाहरी जीन है, फॉरेन जीन है। तो इस बाहरी जीन को हम अगर क्या करें, इस बाहरी जीन को ला करके अगर हम इस बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करा दें, तो इसी बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। मतलब किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी जीवाणु के डीएनए में एक नए प्रकार का अगर कोई जीन उपस्थित है और वह जीन अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु। ठीक, तो परजीवी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होती है, जब किसी बैक्टीरिया या जब किसी जीवाणु के डीएनए में या जीनोम में कोई बाहरी जीन उपस्थित होता है जो कि अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, या हम उसको कह सकते हैं परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या याद रखना है, ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई। ये ई कोलाई जो है ना, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ई कोलाई आपको याद रखना है, परजीवी जीवाणु यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो ई कोलाई होता है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। हमने आपको डीएनए पुनर्योजन तकनीक में पढ़ाया था कि इंसुलिन जो होता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या लिया था, मानव की एक कोशिका लिया था, जिसके अंदर से हमने इंसुलिन बनाने वाले जीन को बाहर निकाला था और फिर उसको हमने इकोलाई कोशिका के अंदर प्रवेश कराया था, जिससे कई सारे इकोलाई बन गए थे और सभी इकोलाई के अंदर ऐसे जीन उपस्थित हो गए थे जो कि इंसुलिन का उत्पादन या प्रोडक्शन करते हैं, जिस कारण से हमने देखा था कि काफी सारी मात्रा में हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाले जीनों को प्रवेश कराते हैं इकोलाई कोशिका के अंदर, और बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं इकोलाई के माध्यम से। तो इकोलाई एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब सवाल यह आता है कि इंसुलिन की बात आती है, तो इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है स्पेशली, जो कि आप देखेंगे डायबिटीज या शुगर के पेशेंट के रोगियों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर डायबिटीज रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को, मतलब उसके अंदर इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में या अन्य किसी फॉर्म में प्रवेश कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर डायबिटीज रोग हो चुका है। ठीक, तो इंसुलिन जो होता है हार्मोन से, और इंसुलिन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी याद रखनी है कि इंसुलिन की जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ये डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, इसके एग्जांपल लिखिए। तो कोई ऐसे बैक्टीरिया जिसके डीएनए के अंदर हम एक नए जीन को प्रवेश करा देते हैं, और जिस नए जीन को हम प्रवेश कराते हैं वो नया जीन अपना लक्षण भी शो करता है, व्यक्त करता है, ऐसे जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या हम परजीवी जीवाणु कहते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपको याद रखना है इकोलाई। इकोलाई के अंदर हमने ऐसे जीनों का प्रवेश किया है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और मधुमेह यानी कि शुगर पेशेंट जो रोगी होते हैं उनके इलाज के लिए यह आवश्यक होता है। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और दोनों पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से क्या होती हैं, डाइसल्फाइड बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं।
तो पहले क्वेश्चन का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है जीएम फसलों के लाभ लिखिए। जीएम फसलें मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें, ऐसी फसलें जिनके अंदर हमने किसी बाहरी जीन को प्रवेश करा दिया है और एक नए प्रकार के फसल को प्राप्त किया है, तो ऐसी फसलों को हम बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें। ठीक है, या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी फसल के अंदर हम क्या करेंगे, किसी बाहरी जीन को ला करके प्रवेश करा देंगे, तो वो बाहरी जीन जैसे ही हमारे फसल के अंदर प्रवेश करेगा, हमारे फसल के अंदर की जो आनुवांशिक संरचना है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, यानी आनुवांशिक संरचना बदल जाएगी। इसीलिए ऐसी फसल को हम बोलेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल, क्योंकि नए जीन के कारण आनुवांशिक पदार्थों की संरचना क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल। इससे कई सारे लाभ हैं, कई सारे लाभ है। पहला लाभ आपको क्या लिखना है कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो पूर्व से उपस्थित जीन है इनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक फसल है, ठीक, अब उस फसल के अंदर कोई बेकार जीन उपस्थित है जो कि लगातार अपना लक्षण क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पहले से उपस्थित जीन है फसल के अंदर, ये अपना लक्षण व्यक्त ना करे, तो हम क्या करेंगे, जब किसी बाहरी अच्छे जीन को ला करके प्रवेश करा देंगे फसल के अंदर, तो फिर फसल के अंदर वो जो बाहरी जीन आया है जो कि अच्छे लक्षणों वाला है, वो फिर अपना लक्षण क्या करेगा, व्यक्त करने लगेगा। तो जो पुराना लक्षण था, यानी जो पहले से उपस्थित लक्षण था, वो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति नहीं दिखा पाएगा, अपनी उपस्थिति नहीं दिखा पाएगा और अपना लक्षण जो है व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो पहला प्रॉफिट यह है कि इन फसलों में हम क्या कर सकते हैं, पूर्व से उपस्थित जो जीन होते हैं इनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं, तो किसी भी फसल के अंदर हम ऐसे जीनों का प्रवेश करा सकते हैं जो कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न करती हो। तो अगर हम किसी फसल के अंदर ऐसे प्रोटीन वाले जीन को व्यक्त करा देंगे या हम अंदर प्रवेश करा देंगे किसी फसल के अंदर, तो वो जो फसल उत्पन्न करेगी बीजों को, उनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न होगा, यानी अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन उत्पन्न करने वाली फसलों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सब किसके माध्यम से होगा, ट्रांसजेनेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से होगा। ठीक। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट क्या है कि अगर कोई जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें हैं, तो जो भी फसलीय पौधे हैं उनमें हम अच्छे गुणों वाले लक्षणों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अच्छे अच्छे गुणों वाले लक्षणों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉफिट हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट लाभ हैं जीएम फसलों के, जिनको आपको याद रखना है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड क्या है, इसको आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। ठीक। तो टीआई प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड ही होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टीआई प्लाज्मिड। यानी टीआई प्लाज्मिड जो है एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, जिसको हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो जिसको हम प्राप्त करते हैं एक बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसमें से ही हम प्राप्त करते हैं टीआई प्लाज्मिड को। ठीक। और ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर अगर कोई द्विबीजपत्री पौधा है तो उसमें संक्रमण उत्पन्न करता है, और फिर संक्रमण उत्पन्न करने के बाद ये ट्यूमर भी उत्पन्न कर देता है किसी भी प्लांट के अंदर। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण करता है, और संक्रमण उत्पन्न करने के पश्चात ये ट्यूमर के निर्माण को भी प्रेरित करने लग जाता है। ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस प्रकार से जो टीआई प्लाज्मिड होता है, आप देखेंगे यह जीन अभियंत्रिकी में वाहक का भी काम करता है। किसका काम करता है, टीआई प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार के वाहक का भी काम करता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो टीआई प्लाज्मिड अगर आपसे पूछे क्या है, तो आपको बताना है कि टीआई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड है, जो कि क्या करता है, किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ट्यूमर निर्माण को भी प्रेरित कर जाता है। और इस प्रकार से यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारे जीन क्लोनिंग होती है, या आप कह सकते हैं जीन अभियंत्रिकी होती है, उसमें इंपोर्टेंट वाहक का यानी कि वेक्टर का एक प्रकार से काम करते हैं। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। ठीक। 2 अंकों में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि जीन क्लोनिंग क्या है। तो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर विशिष्ट जीन है, और इस जीन की अगर हम अनेक प्रतिकृत यानी अनेक कॉपी
ठीक है, अनेक कॉपी अगर इसकी हम तैयार कर लेते हैं तो इसको तैयार करने की जो विधि होती है उसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की कई अलग अलग विधियां हमने पढ़ी है, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट विधियों का जिक्र किया है। एक है हमारा पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा हमने देखा था डीएनए पुनर्योजन तकनीक। इनके माध्यम से हमने कई सारे कॉपी तैयार किए थे किसी भी जीन की या किसी भी डीएनए के खंड की। ठीक, तो डीएनए के अंदर आपको पता है कि जीन उपस्थित होते हैं और यही जीन किसी भी लक्षण को व्यक्त करते हैं, मतलब लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो जीन क्लोनिंग की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो कोई एक विशिष्ट जीन के द्वारा उसकी अनेक प्रतिकृति या कॉपी अगर तैयार हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की कई अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से हम जीन का क्लोन तैयार कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एक जीव के अंदर हम बहुत सारे जीनों का समावेश करा देते हैं और फिर बहुत सारे जीनों को हम प्रवेश करा सकते हैं। ठीक, और प्रवेश कराने के पश्चात नए जीनों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई एक मान लीजिए हमारे पास जीव है, उस जीव के हम क्या कर सकते हैं, जीन को बाहर निकाल करके किसी दूसरे बैक्टीरियाओं के अंदर प्रवेश करा सकते हैं और फिर ज्यादा मात्रा में उस जीन का हम प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं, यानी कई सारे ज्यादा मात्रा में जीनों की हम क्लोनिंग कर सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग क्या है, तो किसी एक पर्टिकुलर विशिष्ट जीन की अगर बहुत सारी प्रतिकृति या कॉपियां तैयार हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज क्या है। ठीक, तो डीएनए लाइगेज सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अंकों में आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि अगर आपस में मान लीजिए डीएनए के खंड टूटे हुए हैं तो उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो अगर डीएनए के मान लीजिए 2 स्ट्रैंड इस प्रकार से टूटे हुए हैं तो उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, तो आपस में जोड़ने का काम करेगा कौन, लाइगेज एंजाइम करेगा। ठीक, तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी 2 डीएनए की टूटे हुए खंडों को भी आपस में जोड़े। अगर डीएनए के 2 खंड अलग हो गए हैं तो उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो अगर आपसे पूछे डीएनए लाइगेज क्या है तो आपको याद रखना है कि डीएनए लाइगेज जो है एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि 2 डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। डीएनए के अगर 2 खंड अलग अलग हैं तो उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसजीन क्या होते हैं। ठीक, तो ट्रांसजीन आपको समझना है। तो देखिए, एक ऐसे जीन जिनको हम कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम में छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक जीन है, अब उस जीन को अगर हम किसी दूसरे जीव के जीन में या किसी दूसरे जीव के डीएनए में प्रवेश करा देते हैं तो फिर इस जीन को हम क्या बोलेंगे, जिस जीन को हमने प्रवेश कराया है उसे हम बोलेंगे ट्रांसजीन। मतलब जिस जीन को हम प्रवेश कराते हैं किसी दूसरे जीव के अंदर डीएनए में, उस जीन को हम क्या बोलते हैं, उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। मतलब जिस जीन को हमने प्रवेश कराया है उसी जीन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजीन। ठीक, और ट्रांसजीन जो जीन है हमारा, इन ट्रांसजीन को किसी भी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसजीनेसिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसजीनेसिस। और फिर ट्रांसजीनेसिस के माध्यम से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, तो ऐसे जीन ट्रांसजीन कहलाते हैं तथा ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जीव। 2 चीजें आपको समझनी है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक जीन है और एक हमारे पास एक जीव है। ठीक, इस जीव के अंदर ये क्या हो गया, उसका डीएनए हो गया। क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को ला करके इस जीव के डीएनए के अंदर प्रवेश करा देंगे। तो इस जीन को हमने क्या बोला, ये जो हमारा जीन है इस जीन को तो हमने क्या बोल दिया, ट्रांसजीन बोल दिया। ठीक, अब ट्रांसजीन जब हमने इस जीन को बोला, जिस जीन को हमने प्रवेश कराया इसके अंदर, और जिस जीव के अंदर हमने प्रवेश कराया है उस जीव को हम क्या बोलेंगे, उस जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक जीव। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, तो देखिए कुछ ऐसी औषधियां होती है जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया, सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसको पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां। तो कोई भी ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति और पूरी की पूरी जो सोचने समझने की मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक क्षमता होती है, इसको पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, इनको हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि लगातार साइकोट्रॉपिक औषधियों का सेवन कर रहा है तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के व्यवहार में,
साथ ही साथ जो भी उसका होश हवास है उसके पूरे के पूरे होशो हवासों में एवं बोधगम्यता यानी सोचने समझने की जो पूरी क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इन औषधियों को क्या कहते हैं, मनोदशा परिवर्तक औषधि, मतलब साइकोट्रॉपिक औषधियों का दूसरा नाम क्या है, मनोदशा परिवर्तक औषधि। क्यों बोलते हैं इसको मनोदशा परिवर्तक औषधि, क्योंकि साइकोट्रॉपिक औषधियों के सेवन से मन परिवर्तित हो जाता है, मानसिक प्रक्रिया पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसको हम मनोदशा मतलब मन की स्थिति को परिवर्तित करने वाली औषधियां भी कहते हैं। तो इसे हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और अगर कोई व्यक्ति इसका लगातार मान लीजिए सेवन करता है, तो यह भी आपको याद रखना है कि अगर लगातार कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वह व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को फिर लत लग जाती है इस चीज की और लगातार वह व्यक्ति इस चीज का सेवन करता है। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है, तो ऐसी औषधियां जो कि हमारी मानसिक प्रक्रिया और चिंतन शक्ति को प्रभावित करती हैं, उन्हीं औषधियों को हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। और ये औषधियां जो होती हैं हमारी बोधगम्यता में परिवर्तन ला देती हैं, सोचने समझने की क्षमता को परिवर्तित कर देती हैं, इसीलिए इन औषधियों को हम क्या बोलते हैं, मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। ठीक, तो इंटरफेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायरस है और उस वायरस से संक्रमित कोई कोशिका है। एक हमारे पास कोई एक कोशिका है और यह कोशिका मान लीजिए किसी वायरस से क्या है, संक्रमित है। तो किसी भी वायरस से संक्रमित होने के पश्चात कोशिका क्या करती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी। और यह निर्माण कहां होगा, तो उस जीव के कोशिका के ऊतक द्रव में होगा। कहां होगा, ऊतक के द्रव में होगा, जो ऊतकों के बीच में द्रव उपस्थित होगा वहां पे होगा। तो वायरस से संक्रमित अगर मान लीजिए कोई कोशिका है तो यह कोशिका क्या करेगी, अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी। और जिस प्रोटीन का निर्माण करेगी, यह प्रोटीन क्या करेगा, फिर बाहर से आने वाले अन्य वायरस से क्या करेगा, व्यक्ति की सुरक्षा करेगा और उसको स्वास्थ्य बनाए रखने में उसकी मदद करेगा। यानी सिंपल सी बात है, आपको बस इतना समझना है कि कोई वायरस से संक्रमित अगर कोई कोशिका है तो वह अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है या निर्माण करती है, और फिर वही प्रोटीन क्या करता है, जब बाहर से कोई दूसरा वायरस प्रवेश करता है तो उस वायरस से लड़ने में मदद करती है। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसे ही हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, मतलब वायरस से संक्रमित कोई कोशिका होती है जो कि अपने ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है या निर्माण करती है, जो कि अन्य वायरल संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे ही हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। ठीक, तो इंटरफेरॉन आपके एग्जाम में कई बार वन लाइन फैक्ट में आंसर आपसे पूछा जाता है कि इंटरफेरॉन क्या है, तो आप एक अक्षरों में इसके आंसर कह सकते हैं कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, इंटरफेरॉन जो होते हैं ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिविषाणु प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल का मतलब क्या होता है कि किसी भी वायरस से संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब एंटीवायरल, मतलब वायरल के प्रति जो है क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं प्रतिरोधकता। तो कोई भी वायरस अगर आएगा तो उससे लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इंटरफेरॉन जो है प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, यानी एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि विषाणुओं से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विषाणु यानी कि वायरस से हमको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इंटरफेरॉन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर वो कोशिका अगर मान लीजिए वायरस से संक्रमित है तो वायरस से संक्रमित कोशिका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी और वो प्रोटीन क्या करेगा, अन्य वायरस से हमारी रक्षा करेगा, जिसे ही हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की खोज किसने की थी, तो आइजैक तथा लिंडेमान ने की थी। आपको याद रखना है, आइजैक तथा लिंडेमान नामक दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इंटरफेरॉन की खोज की थी। यह चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है स्व प्रतिरोधकता, यानी कि सेल्फ इम्यूनिटी क्या होती है। तो स्व प्रतिरोधकता का मतलब होता है, नॉर्मली अगर आप लोग प्रतिरोधकता देखें तो प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा क्या होती है, हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो कैसा भी जीवधारी है, उसके अंदर क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। अब किसी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है तो किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है, किसी व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी कम है। जिसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है वो लंबे समय तक रोगों से लड़ सकता है, और जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है बहुत कम अटैक में ही उसको क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया जल्दी अटैक कर देगी उस व्यक्ति के अंदर, तो अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है तो जल्दी से उसको संक्रमण हो जाएगा।
लेकिन इम्यूनिटी अगर किसी की मजबूत है, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर उसके अंदर है, तो लंबे समय तक वो उस रोग से लड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि स्व प्रतिरोधकता का मतलब आपको क्या समझना है कि प्रतिरोधकता का मतलब तो क्या होता है कि हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब यहां पे पूछा गया स्व प्रतिरोधकता, तो स्व प्रतिरोधकता का मतलब होता है, स्व मतलब अपने आप। तो अगर कोई प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, तो ऐसी प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। तो वह प्रतिरोधकता जो कि जीवों में आप देखेंगे अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, ठीक, उन्हें ही हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कि यह प्रतिरोधकता जो होती है कई बीमारियों को भी पैदा कर देती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्व प्रतिरोधकता हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बेकार चीजों का संक्रमण हो जाएगा और बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके कई सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में आरबीसी के प्रति, अगर हमारे शरीर में आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है और खून की कमी करके एनीमिया रोग जो है उत्पन्न कर देती है। तो यानी एक चीज समझ में आ गई कि अगर स्व प्रतिरोधकता किसी जीव के अंदर है, तो स्व प्रतिरोधकता से शरीर में केवल और केवल रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं जो कि एंटीजन से लड़ने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सूक्ष्म जीवों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपनी ही रचनाओं के खिलाफ प्रतिरोधकता पैदा हो जाए, तो वह अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आरबीसी के प्रति अगर प्रतिरोधकता विकसित हो जाए, तो वह अपने ही आरबीसी को नष्ट करेगी और अपने ही आरबीसी को नष्ट करके क्या करेगी, एनीमिया रोग पैदा करेगी। अगर मान लीजिए यकृत की कोशिकाएं हैं, कोई लीवर की कोशिकाएं हैं, अगर मान लीजिए लीवर की कोई कोशिका है और लीवर की कोशिकाएं हैं, अगर वह अपनी ही रचनाओं के खिलाफ प्रतिरोधकता पैदा कर लेती है, तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करेगी और उस व्यक्ति के अंदर हेपेटाइटिस रोग को क्या कर देगी, पैदा कर देगी। तो इस प्रकार से आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कीटों की जो पेशियां होती है, कीटों की पेशियों में भी क्या होता है, अपनी ही रचनाओं के खिलाफ अगर मान लीजिए प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है, तो कीटों के अंदर मांसपेशियां जो होती है अपने आप कमजोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से स्व प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि अगर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ कोई प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। ठीक, और स्व प्रतिरोधकता के माध्यम से कई बीमारियां जन्म लेती है। जिस अंग के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी, वही अंग हमारा डैमेज होने लगेगा और वही अंग से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें। इसके अलावा बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कांटेक्ट नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको 9685299149 पे। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है कांटेक्ट फॉर पीडीएफ नोट्स। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस नंबर पे आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी मात्र 100 रुपए फीस है। तो किसी एक सब्जेक्ट की भी अगर आप लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी एक सब्जेक्ट की, तो आपको मात्र 100 रुपए जो है चार्ज करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।